नमस्कार दोस्तों ब्रेन कैंसर कैंसर का वह रूप है जो कि दिमाग यानी कि ब्रेन से शुरू होता है। ब्रेन कैंसर मस्तिष्क की एक प्रकार की बीमारी है जिसमें मस्तिष्क के ऊतकों यानी कि टिश्यूज़ में कैंसर कोशिकाएं यानी कि घातक कोशिकाएं पैदा होने लगती है। कैंसर की कोशिकाएं मस्तिष्क में ऊतकों के समूह या फिर एक ट्यूमर के रूप में उभरती है जो कि दिमाग के कार्यों में बाधा उत्पन्न करती है, जैसे कि मांसपेशियों के नियंत्रण में परेशानी, सनसनी, याददाश्त और अन्य मस्तिष्क कार्यों को प्रभावित करना। कैंसर जो कि मस्तिष्क में शुरू होता है उसको प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है और ये ट्यूमर दिमाग की संरचना से जुड़े किसी भी भाग में विकसित हो सकता है। जो कैंसर शरीर के किसी अन्य भाग से मस्तिष्क में फैलता है उसे सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन मेटास्टेसिस कहा जाता है। ब्रेन कैंसर ट्यूमर दिमाग पर अधिक दबाव डालता है जिससे या तो वह टिश्यूज़ नष्ट होने लग जाते हैं या फिर शरीर के अन्य भागों में समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। तो दोस्तों बात की जाए ब्रेन कैंसर के लक्षणों की, तो मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर के संकेत और लक्षण काफ़ी सूक्ष्म हो सकते हैं जिनका पता लगाने में परेशानी हो सकती है। ये ट्यूमर अक्सर किसी दूसरी स्थिति की जांच के दौरान दिखाई देते हैं। इसके लक्षण विकसित होने का कारण ये होता है कि ब्रेन का ट्यूमर या तो मस्तिष्क यानी कि दिमाग पर दबाव डाल रहा होता है या फिर उसके किसी हिस्से को ठीक से काम करने से रोक रहा होता है। इस दौरान मरीज क्या अनुभव कर रहा है, आमतौर पर ये इस बात पर निर्भर करता है कि ट्यूमर कहाँ पर है और आकार में कितना बड़ा है। तो दोस्तों बात की जाए कुछ संभावित लक्षणों की, तो उसमें है कभी कभी मतली और उल्टी के साथ सिरदर्द होना। ये समस्या ट्यूमर के कारण होती है जो आसपास के टिश्यूज़ को दबाकर खोपड़ी में दबाव बनाता है और आमतौर पर ये जो स्थिति है ये सुबह के समय बदतर होती है और दिन निकलने के साथ साथ कम होती जाती है। साथ ही साथ पूरे शरीर में या आंशिक रूप से दौरे पड़ना, मांसपेशियों में ऐंठन, असामान्य गंध या स्वाद, बोलने में समस्या या सुन्नता और झुनझुनी अनुभव करना। साथ ही साथ बोलने, समझने और देखने में समस्या होना। ब्रेन में ट्यूमर मस्तिष्क के उस भाग को प्रभावित कर सकता है जो कि इन क्षमताओं को नियंत्रित करते हैं। और साथ ही साथ शारीरिक कमजोरी और सुन्नता होना, और ये तब होती है जब ट्यूमर मस्तिष्क के उन हिस्सों को प्रभावित करता है जो मांसपेशियों को नियंत्रित करते हैं। यदि ट्यूमर दिमाग से मांसपेशियों तक जाने वाले सामान्य संकेतों के रास्ते में विकसित हो जाता है तो ये ब्रेन की कार्यगति यानी कि ब्रेन मोटर फंक्शंस में परेशानी पैदा करता है। और दोस्तों बात की जाए ब्रेन कैंसर के साथ जुड़े कुछ अन्य लक्षणों की, तो उसमें है दौरे पड़ना, संवेदी यानी कि स्पर्श और ब्रेन की कार्यगति यानी कि मूवमेंट कंट्रोल में कमी होना, बहरापन, उनिंदापन, थकान, समन्वय में कमी, चेहरे पर कमजोरी का भाव, दोहरा दिखाई देना, डिप्रेशन यानी कि अवसाद होना, व्यवहारिक और सोचने समझने की क्षमता में परिवर्तन आना। ये जो दोस्तों लक्षण हमने आपको बताए हैं ये ट्यूमर के प्रकार, आकार और उसकी जगह से जुड़े हो सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ब्रेन कैंसर क्यों होता है, ब्रेन कैंसर होने का कारण क्या है। तो दोस्तों ये निश्चित रूप से पता नहीं लगाया जा सका है कि अधिकतर ब्रेन कैंसर का क्या कारण है, लेकिन कुछ ऐसे कारक हैं जो कि ब्रेन कैंसर के विकसित होने के जोखिम को बढ़ा देते हैं, जैसे कि लंबे समय तक किसी केमिकल या रेडिएशन के संपर्क में रहना ब्रेन कैंसर के विकसित होने का एक जोखिम कारक है। और आमतौर पर लोग अपने कार्यस्थल वगैरह पर ऐसी चीज़ों के संपर्क में आते हैं। ये उन लोगों में अधिक आम होता है जिन्होंने पहले कभी रेडियोथेरेपी, सिटी स्कैन या सिर का एक्सरे वगैरह करवाया होता है। इनमें भी खासकर उनका जिनका बचपन में कैंसर के लिए स्कैन या उपचार किया गया हो। साथ ही साथ जिन लोगों को बचपन में कैंसर हुआ हो उनमें बाद की जिंदगी में ब्रेन कैंसर विकसित होने के उच्च जोखिम होते हैं। जिन लोगों को वयस्क होने के बाद कभी ल्यूकेमिया हुआ हो उनके लिए भी ब्रेन कैंसर के जोखिम बढ़ जाते हैं। आनुवंशिक रूप से विरासत में मिली बीमारियां भी किसी व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर के लिए अति संवेदनशील बना सकती है। अगर किसी व्यक्ति के माता पिता या भाई बहन में से किसी को ब्रेन ट्यूमर है या फिर था तो उसके लिए सामान्य लोगों के मुकाबले जोखिम ज़्यादा हो सकते हैं। और ब्रेन कैंसर किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ ब्रेन कैंसर होने के जोखिम भी बढ़ते जाते हैं, लेकिन ब्रेन ट्यूमर के कुछ ऐसे प्रकार भी हैं जो कम उम्र के लोगों के लिए ज़्यादा आम होते हैं। HIV एड्स से ग्रसित लोगों में आम लोगों की तुलना में ब्रेन ट्यूमर मिलने के अधिक जोखिम होते हैं और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमजोरी से भी जुड़ा हो सकता है। दोस्तों हमने आपको ये जो जोखिम कारक बताए हैं, ये जोखिम कारक होने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि इससे निश्चित रूप से ब्रेन कैंसर विकसित होगा।
और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ब्रेन कैंसर की रोकथाम कैसे की जा सकती है, इससे कैसे बचें। तो ब्रेन कैंसर को रोकने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि दिमाग में फैलने वाले ट्यूमर का जल्दी निदान और उपचार दिमाग में ट्यूमर विकसित होने के जोखिम को कम कर सकता है। प्राइमरी ब्रेन कैंसर के जोखिम बनने वाले कुछ संभावित कारक जैसे सिर में विकिरण थेरेपी, एचआईवी इन्फेक्शन और वातावरण के विषाक्त पदार्थ भी हो सकते हैं, और इसीलिए इनके संपर्क में आने से बचने के लिए अपनी जीवन शैली में बदलाव करने की सलाह दी जाती है। हालांकि ब्रेन कैंसर के विकसित होने के विशेष कारणों के बारे में कोई नहीं जानता, खासकर प्राइमरी ब्रेन कैंसर के कारण को, और इसीलिए इसकी रोकथाम करने के किसी विशेष तरीके की जानकारी नहीं है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ब्रेन कैंसर का परीक्षण यानी कि निदान कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हैं जो ब्रेन कैंसर का संदेह उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे में डॉक्टर आपका शारीरिक परीक्षण करेंगे और आपके परिवार की पिछली स्वास्थ्य और मेडिकल स्थिति के बारे में पूछेंगे। और इसके तहत कुछ टेस्ट की ज़रूरत भी पड़ सकती है, जैसे कि न्यूरोलॉजिक यानी कि तंत्रिका संबंधी परीक्षण। डॉक्टर आपके देखने और सुनने की शक्ति, मांसपेशियों में शक्ति, समन्वय और सजगता वगैरह की जांच करेंगे। डॉक्टर आंखों में सूजन की भी जांच करेंगे, जो दिमाग में दबाव बढ़ने के कारण दिमाग से आंखों को जोड़ने वाली नसों में दबाव आने के कारण आती है। एमआरआई की बात करें तो दिमाग के टिश्यूज़ में आए बदलावों को देखने के लिए एमआरआई से तस्वीरें ली जाती है, और इसकी तस्वीरों में असामान्य जगहों को पहचाना जाता है, जैसे कि कोई ट्यूमर। सीटी स्कैन की बात करें तो इसके इस्तेमाल भी दिमाग में ट्यूमर जैसे असामान्य क्षेत्रों को देखने के लिए किया जाता है। एंजियोग्राम की बात करें तो अगर दिमाग में कैंसर है तो उसे एंजियोग्राम की मदद से देखा जा सकता है। और बात की जाए बायोप्सी की, तो इसमें ट्यूमर की कोशिकाओं को देखने के लिए टिश्यूज़ का नमूना निकाला जाता है। बायोप्सी की मदद से टिश्यूज़ के बदलाव जो कैंसर का कारण बन सकते हैं उनका और अन्य स्थितियों के बारे में पता लगाया जाता है। एक बायोप्सी मस्तिष्क कैंसर का निदान करने और उपचार की योजना तैयार करने का एकमात्र निश्चित तरीका है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ब्रेन कैंसर का इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, ब्रेन कैंसर का उपचार आमतौर पर कैंसर के प्रकार, आकार और स्थान पर निर्भर करता है। इसके साथ ही साथ आपके समग्र स्वास्थ्य और आपकी प्राथमिकताएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे पहले दोस्तों बात की जाए सर्जरी की, तो अगर दिमाग में ट्यूमर ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर ऑपरेशन की मदद से पहुंचा जा सकता है, तो डॉक्टर ट्यूमर को जितना हो सके बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ मामलों में ट्यूमर छोटा और दिमाग से आसानी से निकल जाने की दशा में होता है, जिससे सर्जरी के माध्यम से हटाना उसे संभव होता है। वहीं कुछ मामलों में ट्यूमर ऐसी दशा में होता है जिसको दिमाग से अलग नहीं किया जा सकता, या वो किसी संवेदनशील जगह के आसपास होता है, जिससे कि सर्जरी जोखिम भरी बन जाती है। और ऐसी स्थिति में डॉक्टर उतना ही ट्यूमर हटाने की कोशिश करते हैं जितना संभव हो पाता है। ब्रेन कैंसर ट्यूमर से कुछ हिस्से को हटाने से भी ब्रेन कैंसर के संकेत और लक्षण कम हो जाते हैं। सर्जरी द्वारा ब्रेन ट्यूमर को निकालने के साथ इन्फेक्शन और खून बहने जैसे जोखिम होते हैं। अन्य लक्षण उस जगह पर निर्भर करते हैं जहां पर ब्रेन ट्यूमर विकसित हुआ है। सर्जरी को चुनने से पहले उसके सभी जोखिमों को समझने के लिए डॉक्टर से बात करें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए रेडिएशन थेरेपी की, तो रेडिएशन थेरेपी में ट्यूमर ग्रसित कोशिकाओं को मारने के लिए एक्सरे या प्रोटॉन्स जैसी उच्च ऊर्जा की किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। विकिरण चिकित्सा आपके शरीर के बाहर एक मशीन से आ सकती है, जिसे कि एक्सटर्नल बीम रेडिएशन कहा जाता है। बहुत ही कम मामलों में मशीन को शरीर के अंदर और दिमाग के पास लगाया जाता है, जिसे कि ब्रैकीथेरेपी कहा जाता है। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन सिर्फ उस जगह पर फोकस करती है जहां पर ट्यूमर होता है। कई बार इसका फोकस पूरे दिमाग पर लगा दिया जाता है। इसे पूर्ण मस्तिष्क पर विकिरण यानी कि होल ब्रेन रेडिएशन कहा जाता है। इसका प्रयोग खासकर उस प्रकार के कैंसरों के इलाज के लिए किया जाता है जो शरीर के किसी अन्य हिस्से से दिमाग में फैल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कीमोथेरेपी की, तो कीमोथेरेपी में ट्यूमर ग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी की दवा खाने के लिए टैबलेट और नसों में इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। कीमोथेरेपी की कई प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं जिनका इस्तेमाल कैंसर के प्रकार के अनुसार किया जाता है। कीमोथेरेपी की दवाओं के साइड इफ़ेक्ट उसकी खुराक पर निर्भर करते हैं। इसके कारण बाल झड़ना, मतली और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए टारगेटेड दवा थेरेपी की, यानी कि टारगेटेड ड्रग थेरेपी की, तो लक्षित या टारगेटेड दवाओं द्वारा उपचार का मुख्य लक्ष्य उन विशेष असामान्यताओं पर होता है जो ब्रेन कैंसर के दौरान दिखाई देती है, और इन असामान्यताओं को रोककर कैंसरग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट कर दिया जाता है। और इन दवाओं को नसों में इंजेक्शन के द्वारा लगाया जाता है, जिससे कि नई रक्त वाहिकाओं को बनने से रोका जाता है। ब्रेन कैंसर की कोशिकाओं में खून की सप्लाई को बंद कर दिया जाता है और कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर दिया जाता है।
और उसके बाद दोस्तों बात की जाए पैलिएटिव केयर यानी कि प्रशामक चिकित्सा की, तो इस उपचार में मुख्य रूप से रोग के लक्षणों को कम करने, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और रोगी तथा उसके परिवार वालों को सहारा देने पर ध्यान दिया जाता है। दर्द निवारक उपचार व्यापक रूप से काफ़ी भिन्न होते हैं। इनके साथ अक्सर दवाएं, पोषक तत्वों में बदलाव, आराम करने की तकनीक, भावनात्मक सहायता और अन्य प्रकार की थेरेपी शामिल होती है। कोई भी व्यक्ति अपनी उम्र, कैंसर के प्रकार या स्टेज की परवाह किए बिना दर्द निवारक उपचार ले सकता है। ये और भी बेहतर काम करता है जब यह उतना ही जल्दी शुरू की जाए जितना जल्दी उपचार की प्रक्रिया आवश्यक होती है। लोग एक ही समय में ट्यूमर के इलाज की दवाएं और साइड इफेक्ट को कम करने की दवाएं एक साथ ले सकते हैं, बल्कि जो मरीज इन दोनों प्रकार की दवाओं को एक साथ लेते हैं उनके लक्षण कम गंभीर होते हैं। जो मरीज इस प्रकार से अपना इलाज पाते हैं वे जीवन की बेहतर गुणवत्ता और उपचार संतुष्टि का अनुभव करते हैं। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए उपचार के बाद पुनर्वास की यानी कि रिहैबिलिटेशन आफ्टर ट्रीटमेंट की, तो क्योंकि ब्रेन ट्यूमर दिमाग के उन हिस्सों में विकसित हो सकता है जो दिमाग की कार्यशीलता यानी कि मोटर स्किल्स, दृष्टि, बोलने और सोचने समझने जैसे कार्यों को नियंत्रित करती है, और इसीलिए उपचार के बाद पुनर्वास की सुविधा स्वस्थ होने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। आपके डॉक्टर आपको उन सेवा प्रदाताओं के पास भेज सकते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे कि शारीरिक थेरेपी की बात करें यानी कि फिजिकल थेरेपी की, तो ये दिमाग के क्रियाशील रूप यानी कि मोटर स्किल्स में आई हुई कमी या मांसपेशियों की ताकत को फिर से हासिल करने में मदद कर सकती है। और उसके बाद बात की जाए स्पीच थेरेपी की, तो ये विशेष रूप से ठीक बोलने में परेशानी महसूस करने वाले मरीजों को दी जाती है, जो मरीज को पहले की तरह बोलने की आदत और क्षमता को फिर से वापस पाने में मददगार होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।